The Stationery Shop of Tehran, Chapter 29, 2013। रोया को अपना फ़ोन मिला और उसने केंद्र का नंबर खोजा। श्रीमती असलान और श्री फखरी, एक पहला बच्चा जो कभी पैदा नहीं हुआ, और फिर श्रीमती असलान का शरीर उनके ही खिलाफ हो गया और उसने बाकी सभी को मार डाला सिवाय एक के। उसे श्रीमती असलान की छवि याद आई। सगाई की पार्टी वाली रात उसके गालों पर लगा लाल रंग। वह जानती थी कि एक बच्चे को खोने से सब कुछ बिखर जाता है। 4 बच्चों को खोना, ओह, तब तो यह अलग ही समय था। बहन, क्या तुम्हें याद नहीं? लोग अक्सर बच्चे खो देते हैं। भगवान के लिए उसने बहुत इंतज़ार कर लिया था। चाहे कितनी भी बर्फबारी हो, उसे भूल जाओ। उसे वहाँ फिर से जाना था। उसे उनसे आमने सामने मिलना था। मुझे खेद है कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, क्लेयर ने फ़ोन पर कहा। मुझे माफ़ करें, उनकी हालत और बिगड़ गई है, श्रीमती आर्चर। उनके बेटे और बेटी पिछले 2 दिनों से यहीं हैं, लेकिन मैंने तो 2 हफ्ते पहले देखा था। मुझे उनका पत्र नहीं मिला। उन्होंने इसे ऐसे लिखा जैसे उनकी ज़िंदगी इस पर निर्भर हो। उन्होंने मुझसे इसे मेल करने को कहा। कभी कभी ये बस घबराहट होती है, कभी कभी थोड़ी देर के लिए याद आती है। पार्किंसंस के लक्षणों की कमी परेशान कर देती है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। हम उम्मीद कर रहे हैं। ओह, लेकिन अगर आप उनसे मिलना चाहती हैं तो जितनी जल्दी हो सके आ जाइए। जब वह केंद्र पर पहुंची तो बर्फ मुश्किल से पिघली थी। पार्किंग स्थल के हर कोने में अभी भी बर्फ जमी हुई थी, लेकिन अब वह धूसर और फीकी लग रही थी और उसकी दरारें गंदगी से भरी हुई थी। अंदर पहुंचते ही रोया को उम्मीद थी कि क्लेयर उसे भोजन कक्ष में ले जाएगी। लॉबी में गोमांस के स्टू की वही बदबू फैली हुई थी। क्या यहाँ दोपहर के भोजन में कभी कुछ खाया जाता था? वह चाहती थी कि क्लेयर उसे गलियारे से होते हुए भोजन कक्ष तक ले जाए, ताकि वह खिड़की के पास व्हीलचेयर पर बैठे बहमन को देख सके। शायद उन्होंने उसके लिए भी उसी जगह पर एक प्लास्टिक की कुर्सी रखी होगी। वे फिर से पार्किंग स्थल को बर्फ को देख सकते थे। भले ही अब वह धुंधली और मैली लग रही थी। वह अपने पर्स से चिट्ठी निकालेगी और बहमन की आंखों में वह आशा की किरण जागेगी और वह उनसे उन बातों के बारे में बात करेगी जो उसे अब तक नहीं पता थी। लेकिन क्लेयर एक बिल्कुल अलग गलियारे में ले गई। यह गलियारा उन सभी अस्पताल के गलियारों के रंग का था जो उसने देखे थे। उस जगह के रंग जहां उसने मैरीगोल्ड को आखिरी बार गोद में लिया था। उसने एक एक कदम आगे बढ़ाने की पूरी ताकत लगा दी। जब तक वे उस कमरे में पहुंचे जहां क्लेयर दाखिल हुई, रोया पसीने से बदतर हो चुकी थी। उसे अपना डाउन कोट उतार देना चाहिए था। कमरे में अंधेरा था, पर्दे लगे हुए थे। जैसे ही उसकी आंखों को रोशनी की आदत पड़ी, उसने एक बिस्तर, उसके बगल में एक कुर्सी, फूलदान वाला एक नाइट स्टैंड और सिंक के पास कोने की मेज देखी। और बिस्तर पर बहमन लेटा हुआ था। उसकी सांसें किसी टूटी हुई मशीन की तरह चल रही थी। उसने उसे टूथपेस्ट की चादरों के नीचे थाम लिया और सिनेमा गई। शहर की पुरानी दुकानों में घूमते हुए वे लॉबी से गुजरे। इससे मेट्रोपोल के लाल गोलाकार सोफों पर आसमान के नीचे चुम्बन करने के लिए बैठे। वे जहांगीर के लिविंग रूम में थे, जहां फारसी कालीन पर गहरे नीले और सफ़ेद ज्यामितीय आकृतियों के परिचित पैटर्न थे और वे अपने नृत्य के चरणों का अभ्यास कर रहे थे। मेरी तरफ देखो, बहमन ने धीरे से थोड़ी उठाई। उसने अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसा दी। ग्रामोफोन में एक बड़ा पीतल का फनल था जिससे टैंगो संगीत कमरे में गूंज रहा था। बहमन को पता नहीं था कि क्या करना है। उसे कैसे पता चला कि क्या करना है? लेकिन उसने कमान संभाली। उसके कदम पहले बेढंगे थे। वे अपने पैरों के तालमेल में नहीं थे। पसीना उसकी रीढ़ से हड्डी तक टपक रहा था।
उसने उसकी कमर पकड़ी, उन्होंने ताल पकड़ी और फिर एक हो गए। उसे ऐसा लगा जैसे वह उसे उस लिविंग रूम में साथ चलते हुए उठा रहे हों। संगीत रोया की हरी पोशाक की तहों में समा गया, उसके बालों में बस गया। वह उसकी खुशबू में मदहोश थी। दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए झूल रहे थे। उसने रोया का चेहरा अपनी ओर खींचा और उसे चूमा। रोया को लगा था कि उसे उड़ने जैसा एहसास होगा, लेकिन नहीं, ऐसा लगा जैसे वह किसी कोमल और मधुर जगह पर उतर रही है। बिस्तर पर टूथपेस्ट जैसी मुलायम चादर के नीचे रोया ने उसकी छाती पर हाथ फेरा, उसके बाहों को ढूंढा, उन मांसपेशियों को जिन्हें वह अच्छी तरह जानती थी। उसने उसकी आंखों, उसके गलों और उसके होठों को चूमा। उसने अपना गाल उसके दिल से लगाया और वहीं लेटी रही, उसके साथ बिताए समय के लिए आभारी। चाहे वह कितना भी छोटा हो या लंबा हो, आभारी कि वह उसे जानती थी, आभारी कि एक बार जब वह जवान थी, उसने एक ऐसे मजबूत प्यार का अनुभव किया था जो कभी खत्म नहीं हुआ, जिसे दशकों, दूरी, मीलों, बच्चों, झूठ और पत्थरों से कभी नहीं मिटाया जा सका। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उससे सब कुछ कह दिया जो उसे कहना था। उस थोड़े से समय के लिए वह पूरी तरह से उसकी थी। थैंक यू।